यस यस। पहला फंक्शन है जो आज हम देखने वाले हैं वो है बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन। पहला जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अब भला ये कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है? ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। पहले तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू के, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के, वेर k is any constant, k is any constant, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। समझते हैं हम इस चीज को कि इसका मतलब क्या है। x यहाँ पे जो भी हम फंक्शन में डालते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया fx या y इज इक्वल टू 2, ये तुम्हें फंक्शन दिया मैंने फॉर एन एग्जांपल, k की वैल्यू मैंने 2 तुम्हें लिख दी। तो जरा मुझे बताओ अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी डालता हूँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी डालता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा? मैंने x को रखा, लेट्स सपोज 2 ही 1 आएगा। 2 3 4, कुछ भी रियल नंबर रखूं, आउटपुट हमेशा क्या आएगा बोलो? विल बी ऑलवेज 2। ये मेरा एग्जांपल होगी। इसी को तो कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। मतलब कुछ भी इनपुट में रखूं, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा बोलो? फिक्स रहेगा। इज दैट क्लियर? याद रख सकते हो ये वाला Yes, पॉइंट? sir. ठीक है, अब इसको देखो, इसी चीज को अपन और अच्छे से समझते हो, फिर डोमेन रेंज भी मैं तुम्हें बता दूंगा। इसका ग्राफ बनाते हैं। अब छोटे छोटे फंक्शन जो अपन टाइप्स पढ़ेंगे उनके ग्राफ्स भी देखते जाएंगे साथ साथ। फिर अलग से मैं 1-2 क्लास सिर्फ ग्राफ्स पे ही रखूंगा। बहुत अलग अलग टाइप के अपन ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने वाले हैं। अभी अगर मैं बात करूं, लेट मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू 2 का, तो बताओ कैसा बनेगा? मैं कुछ भी इनपुट डालूंगा, आउटपुट हमेशा क्या आएगा बोलो? Parallel to x-axis. y इक्वल टू 2। मतलब ये अगर मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये तो पता है ना सबको? कोऑर्डिनेट्स तो पता होंगे, शायद तुमने 10th में देखे होंगे। यस तो सर। ये मेरी इक्वेशन है y इक्वल टू 2 की। तुम कुछ भी इनपुट रखो रियल नंबर पे, नंबर लाइन पे, आउटपुट हमेशा क्या आएगा बताओ? हर पॉइंट पे आउटपुट क्या दिख रहा है तुम्हें? 2 दिखाई देगा, हमेशा सेम दिखाई देगा। तो क्या ऐसी लाइन होनी चाहिए? ग्राफ ऐसे ही बनना चाहिए? बताओ मुझे, कांस्टेंट फंक्शन Yes, का। sir. ठीक है, तो अब इसी के साथ अगर मैं तुमसे पूछता हूं डोमेन क्या होगा, व्हाट विल बी द डोमेन? R. एंड व्हाट विल बी डोमेन? हो गया मेरा ऑल रियल नंबर। Range 2. ठीक है, और रेंज हमेशा के होगा, अपन इन जनरल बात करें तो सिर्फ एक वैल्यू, और उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देना, सिर्फ एक वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे क्या है, हियर के इज क्या, किसके बराबर दिया हुआ है? 2, तो रेंज किसके बराबर हो जाएगी? आउटपुट में हमेशा y एक्सिस पे क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 दिखाई देगा। किसी को कोई भी डाउट? कांस्टेंट फंक्शन में बहुत इजी फंक्शन है, कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट फिक्स है। दुनिया का कुछ भी तुम इनपुट डाल दो, एनी रियल नंबर जो तुम्हें लगता हो, रैशनल, इरेशनल, एनीथिंग, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? आउटपुट हमेशा क्या आएगा बोलो? के, सिर्फ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं ये लिखूं क्या? व्हाटएवर। ये तो समझ में आ गया ना स्टेटमेंट कि इसमें और कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत है किसी को भी? कोई अगर डाउट हो तो? सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलो, मतलब ऐसा तुम्हें बोल दिया। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, क्वेश्चन वैसे तो ऐसा कुछ आएंगे नहीं ज्यादा, पर अगर ऐसा पूछ लिया, मान लो इफ fx is a constant function, if fx is a constant function and f of -3 is equal to 6, ये दे दिया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर ऐसा यूनिट टेस्ट में आए तो उम्मीद करता हूं 4 मार्क तो सबको आएंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड f of 5। दूसरा, फाइंड f of -100। बताओ क्या होगी वैल्यू दोनों की? 6 ही होगी क्योंकि अगर कांस्टेंट फंक्शन है और अगर एक वैल्यू पे 6 दे दी तो हमेशा ही 6 रहेगी, तो इसकी भी वैल्यू 6 होगी, इसकी भी वैल्यू 6 होगी। एक छोटे से क्वेश्चन से तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस पे भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इजी है, कहीं नहीं पूछते हैं। यूनिट टेस्ट में कभी मान लो आ गया तो डरना मत, कर लोगे ना? यस ग्राफ देख लिया, ग्राफ देख लिया, डोमेन देख लिया। हाँ, अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो ये लाइन किधर बनेगी फिर? ये तो पॉजिटिव था, नीचे X-axis बन के नीचे side. इधर आ जाएगी अगर नेगेटिव। पता है ना, ये तो सब
इतना तो पता है ना सबको कि Yes. एग्जांपल लेके बताऊं Yes. एक और नो सर। y इक्वल टू -6 मान लो ऐसा कोई दे दिया तो लाइन कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। नीचे। ये y इक्वल टू -6 है, ये मेरा ओरिजिन है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, k इज एनी कांस्टेंट, इरेशनल भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट, बस वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो रेंज फिक्स हो जाएगी, डोमेन कुछ भी रखो। आगे बढ़े अब। कांस्टेंट फंक्शन मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, पहला टाइप। चल Yes, sir. इसके बाद अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा टाइप ऑफ फंक्शन में, ठीक है? अभी अपन इजी से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी बोलो फंक्शन, ठीक है? आइडेंटिटी फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब y तो एफ एक्स तो एक ही होता है, इन शॉर्ट बोलूं y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है? जो भी इनपुट होगा वही का वही क्या होगा? जो इनपुट होगा वही का वही क्या होगा? आउटपुट। आउटपुट होगा। Output. ठीक है, इसको कोई कोई किताब वाले आई से भी डिनोट करते हैं, मतलब एनसीईआरटी ने आइडेंटिटी फंक्शन को किससे डिनोट करा हुआ है? आई से। आई मींस आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, चलो तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा बताओ। x1 तो yb1, x2 तो yb2, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे। हाँ। ऐसी कुछ आएगी, जरा मुझे बताओ यस सर। सभी। Yes, sir. यस सर। y इक्वल्स टू x 0,0, ठीक है? और एंगल कितना बनेगा? ये हमेशा 45 डिग्री 45 डिग्री। ये भी याद रखना, ठीक है? 45. 45 डिग्री होता है। और स्लोप पता है क्या? स्लोप क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा है क्या स्लोप? यस सर। Yes, sir. अगर तुमने स्लोप पढ़ा हुआ है तो तुम्हें 10 स्लोप 45 डिग्री 1 हो जाएगा। बिल्कुल 1045 1 हो जाएगा। तुमने फिजिक्स में पढ़ ही लिया है, बाकी मैथ्स में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आगे जाके आता है। ये बन गया। यहाँ तक कोई डाउट? ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? जो इनपुट होगा, अगर तुमने x को -1 रखा तो y भी कितना होगा बोलो? -1। -1। -1. x को तुमने -3 रखा तो y भी होगा -3। -3. x को रखा तुमने 5 तो y भी क्या होगा? 5। 5. समझ में आया सबको? Yes. यस तो सर। अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन तो R, कुछ भी रखो, रेंज भी यार। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और करस्पॉन्डिंगली रेंज भी क्या होगा जरा बताओ? आर। R R. -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एनी डाउट एनीवन इन डोमेन एंड रेंज? यू कैन आस्क। बोलो, किसी को कोई भी डाउट? जवाब नो दो। सर। नो सर। सबको क्लियर No, है? sir, no doubt. यस सर। सर। यस सर। वीडियो ऑन है ना सबका? वीडियो ऑन है ना? यस सर। अच्छा, इसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फर्क पड़ रहा है कि नहीं वीडियो ऑन करने से? यस सर। तुम मेरा चेहरा देख पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि मुझे तो एकदम ब्लैंक स्क्रीन दिखती है, मतलब सर दिख रहा है। अच्छा Yes, sir. दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। चलो, तो तुम्हें थोड़ा फील आ रहा होगा ऑफलाइन जैसा, थोड़ा फील तो कर ही Yes, सकते हो, sir. फील में तो क्या हाँ है, ठीक है? तो अब अगर अपन आइडेंटिटी फंक्शन को अगर मैं हिंदी में ऐसा लिखूं, बस समझने के लिए, जो इनपुट होगा वो ही आउटपुट होगा, ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। समझने के लिए बस, हाँ सर। जस्ट अ इंटरप्रिटेशन। व्हाटएवर बी द इनपुट सेम विल बी द आउटपुट। अगर मैं ऐसा पूछता हूं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे, फिर से वैसे ही जैसे पहले ऊपर दिया था। इफ fx इज एन आइडेंटिटी फंक्शन फाइंड f of -51, तो क्या होगा? -50। माइनस y -51. x, यही होगा मेरा फंक्शन। तो y इक्वल टू x या fx जो भी बोलो, दिस इंप्लाइज f of -51 मेरा -51 के बराबर हो जाएगा। ऐसा अगर छोटा सा क्वेश्चन आएगा, यूनिट टेस्ट में आएगा और किसी में नहीं पूछेंगे, तो सभी को 4 मार्क आ जाएगा। अगर मान लो गलती से पूछ लिया उन्होंने तो बताओ, Yes, sir. सबसे बन जाएगा? यस सर। किसी को कोई भी डाउट? पहले दो फंक्शन में एकदम इजी थे, कांस्टेंट फंक्शन था नो और एक सर। आइडेंटिटी फंक्शन था। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो थर्ड वन पे आते हैं अब अपन।
सर वीडियो हमें हर लेक्चर में ऑन करना पड़ेगा? हाँ बेटा बिल्कुल, अब ऑन करो, बिल्कुल ऑन करो अब, क्योंकि मुझे पेरेंट्स से सजेशन मिला था कि आप प्लीज करवाइए, जो भी कर सकता है उनको तो करवाइए ही सही, ठीक है। अब पेरेंट्स का अगर सजेशन था तो मैं कैसे बोलूं, मुझे भी सही लगा। 12th के बच्चों से मैं करवाता हूँ, 11 से जनरली अभी तक करवाया नहीं था मैंने। बस जिसका कोई नेट इशू नहीं हो तो वो तो डेफिनेटली ऑन रखे, जहाँ पे नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उनको तो रखना ही है, ठीक है। निवेदिता, क्या मैं तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? निवेदिता, निवेदिता, आर यू देयर? एक सेकेंड, हाँ। एक मिनट, निवेदिता है क्या? एक मिनट, हाँ। सर मेरा है कि 50-50 का, मतलब कभी नेट आता है कभी नहीं आता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर आज आ रहा है तो आज मैंने ऑन कर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में भी शायद, जिनके स्कूल शुरू हुए तो उनके उसमें भी ऐसा ही रूल है शायद कि आपको कैमरा ऑन रखना ही है, नहीं है? जिसके स्कूल में नहीं है, है सर। नो सर, नहीं है। चलो जिसमें नहीं है ठीक है, बट जनरली शायद कुछ कुछ स्कूलों में तो है। मुझे पिछली बार के बच्चों ने भी कहा था कि सर हमारे यहाँ तो चालू रखने को बोलते हैं हमेशा, तो आप भी चालू रखवा दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें तो आदत है। ऐसा, चलो खैर ये तो हो गया। अब एक और चीज थी, क्या इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी है जो नवरचना या विद्यानी के हैं, जो हमारे टाइप के साथ है, स्कूल के टाइप के साथ, ऐसे बच्चे हैं? हाँ सर। सर हैंड रेस कर दे। हाँ, हैंड रेस कर सकते हो। उनको सिर्फ यही कहना था शायद कि उनके स्कूल स्टार्ट हो गए आज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? तो अगर Yes, स्कूल sir. स्टार्ट हो गए हैं देन देयर इज नो नीड टू अटेंड द स्कूल क्लासेस, ओके। फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वही पीसीएम अगर हम यहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं तो क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम आगे जाके फिर ये बोलोगे कि सर हमें सेल्फ स्टडी का मौका नहीं मिला। तो इफ यू आर गेटिंग द मॉर्निंग टाइम आफ्टर 10 एज अ सेल्फ स्टडी एंड यू हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क, ये तुम्हें भी पता है, सभी के पास होमवर्क है मेरे ख्याल से। डोमेन रेंज हाँ, की sir. जिसने शीट सॉल्व नहीं करी वो करो सॉल्व, बहुत सारी है काम तुम्हारे पास। तो कृपया करके अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, किताबें सॉल्व करो, रिवीजन करो, बट डोंट वेस्ट एनी ऑफ द टाइम। ये मैं सभी नवरचना के बच्चों से बोल रहा हूँ जो टाइप के साथ है, या दूसरे भी अगर कोई बच्चे हो तो। इफ देयर स्कूल हैज बीन स्टार्टेड, प्लीज डोंट ज्वाइन द स्कूल क्लासेस आफ्टर द 10 AM, जिसके बाद तुम्हारा बंद हो जाता है, क्योंकि तुम्हें सेल्फ स्टडी का फिर वक्त नहीं मिल पाएगा। जब मिल रहा है मॉर्निंग का सेल्फ स्टडी का वक्त तो उसको यूटिलाइज करो सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। इफ यू हैव टाइम डेफिनेटली यू कैन यूटिलाइज इट। इज दैट क्लियर टू ऑल द नवरचना स्टूडेंट्स? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? Yes. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो अगर तुम्हारे पास कोई वर्क, कोई भी काम नहीं है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसा तो बोलना मत कि काम नहीं है और तुम्हारे पास ऑलरेडी है। मेरे काम मैथ्स में इतने सारे काम है कि तुम्हारा टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फिर जब मैं होमवर्क का समेशन बोलूंगा फिर तुम बोलोगे सर वो नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला, स्कूल चल रहा था। तो मैं एटलीस्ट नवरचना के बच्चों से तो ये नहीं सुनना चाहता हूँ। और एक और चीज, जो भी तुम्हारा टेस्ट अगर होता है स्कूल में, अगर सिलेबस मिसमैच होगा, you can convey to us, we will make the paper for you. Is that clear to all the नवरचना students? अगर Yes. सिलेबस मिसमैच होता है यहाँ से और तुम्हारे स्कूल में, तो we will be making the paper. Only thing is that you have to communicate with me prior. एक दिन पहले मत बोलना सर वो टेस्ट है ये हुआ नहीं, अब क्या करें। ऑब्वियसली पेपर बनाने में हमें भी टाइम लगेगा, फिर ईडीपी सर उसको टाइप करेंगे, फिर तुम्हारे स्कूल जाएगा, फिर तुम दोगे। और जहां सिलेबस एग्जैक्ट सेम है तो देयर इज नो नीड, फिर तो तुम कोई भी पेपर दे सकते हो। तुम एडवांस लेवल का पढ़ रहे हो तो तुम्हारे सामने तो कोई भी पेपर रख दे, तुम कर लोगे फिर, ठीक है। इज दैट क्लियर? मेरे Yes. घर पे लाइट गई थी तो आप बोलोगे क्या चल रहा है अभी? हाँ बेटा, अभी तो अपनी क्लास चल रही है और सभी को वीडियो ओपन करने को, ऑन करने को बोला गया है, ठीक है। और कुछ नवरचना के बच्चों के लिए कुछ अनाउंसमेंट था, वो मैंने उनको दे दिया है, ठीक है। और अभी तक हमने 2 फंक्शंस पढ़ लिए हैं। एक पहला पढ़ लिया था कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन, तीसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो तुम नोट से भी समझ जाओगे, बहुत इजी फंक्शन है। ओके ओके सर। चलो यस सर। अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन तो तुमने पढ़ा है शायद,
10th में भी पढ़ा है और हमने देखा भी है, ax² + bx + c। क्या इसके बारे में तुम्हें पता है? क्या हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है इसके बारे में? जरा बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बस मैं एक ही लाइन लिखूंगा यहाँ पे, ऑलरेडी व्हाट स्टडीड। ठीक है, हमने डोमेन देखा था, इसका डोमेन क्या होता था? आर। रेंज 2 टाइप का बनता था, बताओ कौन कौन से D टाइप के by रेंज बनते थे? -d/4a to -d/4a. -d/4a। अगर डोमेन आर है तो, अगर डोमेन फिक्स कर देंगे तो रेंज बदल जाता है, सभी फंक्शंस में बदल सकता है, मतलब याद रखना। अगर डोमेन फिक्स कर देंगे तो रटना मत, डोमेन के अकॉर्डिंग हम रेंज डिसाइड करते हैं। -d/4a to infinity। से इंफिनिटी, डी मतलब पता ही डिस्क्रिमिनेंट होता है, b² - 4ac, और माइनस इंफिनिटी से -d/4a, ये होगा जब a < 0 होगा। याद आ गया सबको? और ग्राफ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, या तो ऐसा बनता है या तो ऐसा बनता है, और किस केस में कैसा बनता है और ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सब याद है ना सबको? x = 0 पे पॉइंट लेते हैं, वो सब मैंने तुम्हें बता चुका है, बस एक बार टाइप्स ऑफ फंक्शन में वो लिख लिया हमने। बोलो, इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर हाँ बेटा Yes, बोलो। sir. सर हमारे स्कूल में ये जो आपने 2 ग्राफ बनाया ना, हाँ, उसको कॉनकेव करके नाम दिया है। वो भी मैं Concave बता और देता हूँ, concave बता down। देता हूँ। वो एक्चुअली कैलकुलस की टर्मिनोलॉजी है जो मैं जनरली बच्चों को 11th में बताता हूँ, या लेटर ऑन क्वाड्रेटिक जब फंक्शन आता है ना तब मैं ये बच्चों को बता देता हूँ। तुम्हें अगर उस वे में समझना है तो इसका दूसरा नाम होता है कॉनकेव अपवर्ड। क्या होता है बेटा? बोलो, सभी बोलो, कॉनकेव अपवर्ड। और इसी का दूसरा नाम होता है कॉनकेव डाउन। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे आपने डिसाइड करा किसको कॉनकेव अपवर्ड बोलते हैं, किसको कॉनकेव डाउनवर्ड? बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये मेरा एक हिस्सा है, ध्यान से समझना। ये मान लो मेरा एक हिस्सा है, कोई भी एक ग्राफ है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, अब तुमने पूछा है तो ये मैंने बनाया। अब ये हिस्सा कॉनकेव अपवर्ड में आएगा कि डाउनवर्ड? बहुत इजी है, सुनो ध्यान से। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं, इस आर को मैं पूरा कंप्लीट करूं, तो सेंटर, जो सेंटर होगा वो नीचे की तरफ आएगा इस कर्व के रिस्पेक्ट में, कि ऊपर की तरफ आएगा? नीचे। बेटा नीचे की तरफ आएगा, दिमाग लगाओ, ये नीचे की तरफ आ रहा है इस आर के रिस्पेक्ट में। तो अगर सेंटर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव, इस हिस्से को क्या बोलेंगे? कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, समझ आ गया बेटा? ये टर्मिनोलॉजी आई कहां से, कैसे अपन डिसाइड करते हैं, जिसका डाउट था। अब मान लो मैंने ऐसा बनाया, ध्यान से देखना, ऐसा बनाया मैंने, ऐसा बनाया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरे कर्व को कंप्लीट करूं, पूरा क्लोज बना दूं, तो सेंटर इस कर्व के रिस्पेक्ट में ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। ऊपर होगा। ऊपर होगा। तो इस वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा? बोलो, कॉनकेव Concave upward. अपवर्ड। और अगर ये तुम्हें समझ आ गया तो ये तुम्हें आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्यों इसको कॉनकेव अपवर्ड बोला? क्योंकि इसको जब कंप्लीट करेंगे तो सेंटर कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। और इधर बताओ, इधर बताओ, नीचे आएगा। तो अब बेटा और अच्छे से क्लियर हो गया। टीचर ने तो बोला, मैंने उसका रीजन भी दे दिया किस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और किसी को कोई डाउट? सर ये कॉनकेव वर्ड यूज क्यों करते हैं? बस ऐसे ही करते, गुफा, गुफा, कॉनकेव मतलब गुफा होता है, गुफा किस तरफ इंक्लाइंड हो रही है उससे नाम दिया गया। ओके, और इसका कहाँ पे इतना ज्यादा यूज होता है और कैलकुलस में, मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, वो हम थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे। डबल डेरिवेटिव बेसिकली सिग्निफाई करता है इस चीज को। सिंगल डेरिवेटिव स्लोप करता है ना, सबको पता है, मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। तो डबल डेरिवेटिव कॉन्केविटी बताता है ग्राफ की, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा। अभी तुमने जो पूछा उसका सिर्फ इतना सा मैं उदाहरण दे सकता हूं तुम्हें समझने के लिए। बताओ ये ग्राफ क्या इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है। यस इनपुट बढ़ाओ तो देखो वैल्यू बढ़ रही है। क्या ये भी इंक्रीजिंग है? हाँ पर शेप अलग अलग है। Yes, sir. शेप अलग है कि नहीं? दोनों के शेप अलग है कि नहीं? बिल्कुल। यस Yes, तो sir. बेसिकली शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉन्केविटी पढ़ते हैं। मतलब कॉन्केविटी क्या बताता है बताओ? किसी भी कर्व का शेप बताता है। शेप और सिंगल, और वो हमें बेसिकली डबल डेरिवेटिव से पता चलता है। इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी सब बात के लिए। ओके, हो गया तुम्हारा भी डाउट क्लियर? हाँ डाउट नहीं था ऐसे हाँ जनरल मतलब जो भी है, जो भी क्यूरियोसिटी है वो भी डाउट ही रहती है। ठीक है, चल। अच्छा, डिक्रीजिंग में कॉन्केव डाउनवर्ड हो सकता है? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखो हो सकता है हाँ कॉन्केव। हो सकता है। बताओ कैसे बनाओगे?
बताओ कैसे बनेगा? ऊपर से फिर ऐसे नीचे साइड ऐसे ऊपर से तरफ नीचे ऐसे इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। हो रहा है कि नहीं डिक्रीज? देखो नीचे घट रहा है। कॉन्क्यू और अगर Yes, sir. कंप्लीट करोगे तो तुम्हें दिख रहा है सेंटर नीचे की तरफ आएगा। इधर Yes. बताओ, इधर डिक्रीजिंग का बन सकता है अपवर्ड में भी? हाँ हाँ बन हाँ सकता सर, अगर का पहले शिफ्ट कर ले आपने जो मिरर बनाया इमेज उसका ले ले उल्टा कर तो दो। ऐसा बना। 6 to 9 निकाले देखो, ये अपना कंप्लीट करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों कॉन्केविटी में अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है। तो शेप पता करने के लिए हम कॉन्केविटी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अब समझ आ गया? इससे ज्यादा डिटेल में तो मैं क्या बताऊं, बाकी अपन बाद में देखेंगे। अगर एक चीज और लिखनी है नॉलेज के लिए तो मैं एक और दे देता हूं, बस एक चीज और। कॉन्केव डाउनवर्ड मतलब उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उस इंटरवल में लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। और कॉन्केव अपवर्ड में मतलब डबल डेरिवेटिव होता है ग्रेटर देन 0। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और कैसे क्या वो सब बाद में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में हम चले गए। ठीक है, चलो। तो जिसका डाउट था वो तो बहुत आगे निकल गए अपन उसके डाउट से। तो क्यों भाई, किसी ने पूछा था? चल ये हो गया। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अपन ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, तो मुझे उसका जवाब दोगे सभी। अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो अपन ऐसा क्यों बोलते हैं कि a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा? क्यों a ग्रेटर देन 0 से अपवर्ड पैराबोला कैसे डिसाइड हुआ? लॉजिकली तुम सोच के अभी बता सकते हो? इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है इसीलिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। अपवर्ड पैराबोला अगर मैं बनाता हूं तो देखो ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है इस कॉन्सेप्ट से। और बोलो क्यों a ग्रेटर देन क्योंकि पॉजिटिव में लाइक करेगा ना। सर रूट पॉजिटिव आएगा। देखो ये तो जवाब दो मत। a ग्रेटर देन 0 मतलब सर a क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो तो दिख ही रहा है, वो तो मैं दे ही रहा हूँ। कुछ और बोलो लॉजिकल पॉइंट। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y एक्सिस से। एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। बोलो सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y एक्सिस से इसकी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? मींस y और कैसे यहाँ पे बोलोगे तुम, जरा मुझे बताओ। ये भी तो x है मेरे पास। हाँ और भी क्या? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो नैनेश। सर a और वर्टेक्स। सर ए पॉजिटिव है तो फिर एक्स स्क्वायर की मतलब जितनी बड़ी वैल्यू रखेंगे उतनी मतलब वैल्यू बड़ी होगी, इसीलिए। और अगर 0 से कम रखेंगे तो फिर वापस डिक्रीजिंग होगा। 0 से कम रखेंगे तो जीरो आएंगे तो एक ही वैल्यू को तुम बोल रहे हो। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 आएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू घटेगी तो फिर ग्राफ की वैल्यू भी घटेगी। और 0 टू इन्फिनिटी जाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू फिर बढ़ेगी। ये x डिसाइड नहीं करेगा कुछ भी फिर। सर ये भी लेकिन x है, स्क्वायर का ये ज्यादा भी। होगा ना। अच्छा ठीक है, तुमने जो बोला थोड़ा थोड़ा मोड़ा बोला, मैं सर उसी उसके को जो फैक्टर्स बनेंगे ना उसमें a इंटू वो होता है ना, इसलिए। बेटा ये भी कोई जस्टिफाई रीजन नहीं होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, दो रीजन है। एक कैलकुलस, वो बाद में देखेंगे। अभी देखो लॉजिकली, मैं तुम्हें लॉजिकली पॉइंट बोलता हूँ। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन आर होता है ना? होगा। डोमेन तो आर ही होगा। ध्यान से सुनना। मान लो a ग्रेटर देन 0 है। अगर डोमेन आर होता है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? अगर डोमेन आर है तो सबसे छोटी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं x की जगह रखता तो नहीं हूं, पर फिर भी अगर ऐसे ही मैंने रख दिया, सबसे छोटी वैल्यू रखा, तो मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी कि नेगेटिव? इतना जवाब दो। क्या आएगी माइनस इन्फिनिटी रख के? पॉजिटिव आएगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आएगी। क्या इन्फिनिटी आनी चाहिए? पॉजिटिव। क्या इन्फिनिटी आनी चाहिए? देखो क्यों। तुम्हें लग रहा है भले ये नेगेटिव हो गया तो, अरे बेटा ये इन्फिनिटी स्क्वायर है। इन्फिनिटी स्क्वायर तो बड़ा होगा ना माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से। ऑब्वियसली होगा। ठीक है, भले ये नेगेटिव है पर ये स्क्वायर उसको क्या कर देगा बोलो? पॉजिटिव बना देगा। और a ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा फंक्शन इन्फिनिटी पे टेंड हो रहा होगा, टेंड हो रहा होगा। अगर इनपुट मेरा माइनस इन्फिनिटी है तो। एक और चीज पूछता हूँ, a याद रखना पॉजिटिव है। अब मैंने रखा मान लो x की जगह इन्फिनिटी। अब बताओ किस पे वैल्यू टेंड करेगी? जब इन्फिनिटी रखूंगा वो भी इन्फिनिटी पे ही करेगी। तो इसका क्या मतलब है लॉजिकली? अगर अपन इसी को लॉजिकली समझे तो ग्राफ स्टार्ट होगा ऊपर से, इन्फिनिटी से आ रहा है, और एंड भी कहां हो रहा है? वो ऊपर ही हो रहा है। स्टार्ट ऊपर से हो रहा है, एंड ऊपर से हो रहा है, तो गारंटीड फिगर अब कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड।
ये एक लॉजिकल रीजन तुम दे सकते हो फिलहाल, अभी जितना हमें आता है। बाकी इसका और भी रीजन होता है, वो हम बाद में देखेंगे। ये हो गया। इसी तरीके से मुझे बताओ इफ a लेस देन 0 हो गया, a लेस देन 0 हो गया, तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? a लेस देन 0 में तुमने सबने पढ़ा है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला। अब इसी चीज को तुम इस कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली समझ सकते हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मेरा fx है, कोई भी फंक्शन है, फिर से वही a लेस देन 0 है। अगर मैं f ऑफ माइनस इंफिनिटी तुमसे पूछता हूँ, नेगेटिव होगी। माइनस इंफिनिटी अब पे ये टेंड तो करेगा। पॉजिटिव होगा फिर से, माइनस पर ये a नेगेटिव के कारण ओवरऑल नेगेटिव होगा, और ये डोमिनेटिंग होगा ना, बाकी दो तो छोटे ही होंगे। इंफिनिटी स्क्वायर तो हाँ सबसे सर। बड़ा होगा, कुछ भी तुम bc की वैल्यू रख लो, x तो इंफिनिटी स्क्वायर बड़ा होगा, तो ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी है। और f ऑफ प्लस इंफिनिटी भी रख दूंगा, तब भी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि a नेगेटिव है। तो a नेगेटिव होने के कारण हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? नीचे से, नीचे से और बिल्कुल end पाताल start दो, होगा माइनस और नीचे इंफिनिटी, से भी और प्लस नीचे इंफिनिटी होगा। रख रहा हूँ आखिरी वाला एंडिंग टर्मिनल पॉइंट डोमेन का, वो रखूंगा। ये टेंड है, टेंड मतलब टेंड करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, और एंड भी नीचे ही हो रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा फिर पैराबोला? ऑब्वियसली Downward. ऐसे ही बनेगा। डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड है। मतलब ये लॉजिकली तुम सोच सकते हो। अब ऐसे भी पता कर सकते हैं हम कि ग्राफ शुरू कहां होगा और एंड कहां होगा, उससे भी आइडिया लग जाता है कि कैसा अपना शेप कहां से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन। एक क्वाड्रेटिक में ये कॉन्सेप्ट समझ में आई? थोड़ा अलग हटके मैंने बताया लॉजिकल। हाँ सर अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो? बेटा वो क्वाड्रेटिक नहीं होता है, हम क्वाड्रेटिक में बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन तो शायद तुम्हें पता है, नहीं बताई क्या हाँ, मैंने? a तो लिख is देता हूं। not equal to b is equal शायद not तुम equal to भूल 0. गए हो। नहीं बेटा, सिर्फ अरे a नॉट इक्वल टू 0 होता है, बाकी सब X 0 हो सकते हैं, बस यही कंडीशन होती है। चलो आगे बढ़े। हाँ यस सर। तो हमने क्वाड्रेटिक और बाकी तो डिटेल में हमने सब देख चुका है। ग्राफ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी हैव ऑलरेडी, रेंज के वक्त मैंने बता दिया था, तो फिर ज्यादा अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अब अपन आते हैं इसके बाद चौथे फंक्शन पे, फोर्थ फंक्शन, अब जिसको हम बोलते हैं इन जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन। अब तुम बोलोगे सर पॉलिनोमियल में तो क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, आ जाता है, बट उसको अपन अलग से ही पढ़ते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, बस इसीलिए। अब पॉलिनोमियल मतलब इन जनरल कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है? कुछ भी लिख दो, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के सर। कुछ ऐसा मान ले। आखिरी मान लो a नॉट, कांस्टेंट कुछ भी हो, बोलो। इसी टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ना पॉलिनोमियल। यस सबने पढ़ा है पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब उसमें डिग्री अलग अलग दे देंगे, जो मैक्सिमम डिग्री दी हमेशा पॉलिनोमियल के साथ डिग्री बता दिया जाता है। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, तो क्या हो जाएगा अगर डिग्री 3 बोलेंगे तो किस टाइप का हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, बोलो। ax cube plus bx square plus cx plus d। क्यूबिक। ये हो जाएगा फंक्शन। समझ आ गया सबको? समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं इधर बात करता हूं डोमेन की, तो डोमेन क्या होगा? आर। आर। बिल्कुल सही, R. हमने पढ़ा था कि नहीं ये R. पॉइंट पहले कि पॉलिनोमियल फंक्शन yes. का डोमेन आर होता है? हमने पढ़ा है ये पॉइंट ऑलरेडी। तो डोमेन तो आर हो गया, कुछ भी नंबर डालो, सब डिफाइंड है किसी भी पॉलिनोमियल में। और अगर अब अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होगा जरा वो बताओ? वो भी आ रही होगा शायद। वो भी वो भी वो भी आर होगा व्हेन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा, तब पॉलिनोमियल होगा तब। क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ये पक्का गलत है यार, पता है क्यों? क्वाड्रेटिक की रेंज आर होती है? नहीं, 0 to infinity। नो बिल्कुल गलत, 0 थ्रू इंफिनिटी भी नहीं होती है। क्या गलत माइनस डी गलत बाय बोल रहे हो? 4 ऐसे क्या इन्फिनिटी। बोल रहे हो तुम? माइनस टी बाय 4 टू इन्फिनिटी। क्या पता क्या बोलते हो तुम, बीच में कुछ भी बोल देते हो जो दिमाग से निकलता है। माइनस डी बाय 4 से इंफिनिटी, समझ आ रहा है बेटा? अभी पढ़ा, पहले भी पढ़ा, कैसे गलत निकलता है तुम्हारे से, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो।
क्या रीजन है गलत मुंह से निकलने का? पता होते हुए भी गलत बोलते हो आधे बच्चे। ध्यान से, या तो ध्यान भटक जाता होगा। तो रेंज कब आर होगी? व्हेन, बोलो रेंज कब होगी? चलो मैं तुम्हें रीजन देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। मान लो ये एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ अभी। डोमेन आर है, मतलब हर जगह कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट तो निकलेगा, ये तो कंफर्म है। अब देखो मैंने ऐसा कोई भी एक फंक्शन लिखा, ये कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। मुझे मान लो इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल की रेंज पता करनी है, कितनी होगी, ठीक है। रेंज क्यों मैंने आर बोली, इसकी जरा सुनो। इसमें एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रखो, बताओ कहाँ पे वैल्यू टेंड करेगी, सोच के देखो। और एक बार प्लस इन्फिनिटी रखो, बताओ कहाँ पे वैल्यू टेंड करेगी। शेप कैसा भी हो, माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी और क्यों? दूसरे में प्लस, हाँ यहाँ पे क्योंकि एक्स क्यूब है। क्यूब है तो माइनस ही आएगा, सब छोटे छोटे हैं। और दूसरे वाले में बताओ इन्फिनिटी होगी। तो अगर ग्राफ नीचे से शुरू होगा माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, और सबसे बड़ी वैल्यू पे सबसे बड़ी वैल्यू, अब वो शेप कैसा भी हो, ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे ग्राफ कैसा होता है। पर रेंज तुम पक्का बोल सकते हो ना कि रेंज मेरी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सब वैल्यू आएगी? यस सर। रेंज आर, डोमेन आर है, तो हर इनपुट पे कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकल रहा होगा, मतलब कहीं पे भी इसके एक्स एक्सिस से कुछ मिलेगा, पर रेंज आर होगी। बट अपन इवन डिग्री में नहीं कह सकते हैं, रेंज आर होगी ही नहीं। देख लो एग्जांपल अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। क्या इसमें कभी भी देखो, एक क्वाड्रेटिक में एग्जांपल लूंगा, तुम्हें पता ही है अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। कभी भी देखो अगर ग्राफ इंफिनिटी पे स्टार्ट और एंड हो रहा है तो कभी माइनस इंफिनिटी पे पहुंचेगा? कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि वो इंफिनिटी पे पहुंच के फिर ऊपर पहुंच जाए? फिर तो पैराबोला का ही का, पैराबोला अगर होता है तो कुछ उसका वर्टेक्स होता है और वो डिफाइंड वर्टेक्स होता है, कभी भी माइनस इन्फिनिटी वर्टेक्स नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा ना टिप। तुमने देखा कभी ऐसा सीसो या इस टाइप का ब्रिज देखा होगा? ब्रिज ब्रिज देखा किसी ने? तो वो जनरली पैराबोलिक शेप नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो तुमने देखा होगा उसका जो वर्टेक्स होता है जहां पे वो सबसे नीचे रहता है, जिस पे सबसे ज्यादा टेंशन या फोर्स जो भी लगता है, जो भी बोलो, थोड़ा सा बेंट रहता है। वो क्यों रहता है वो सब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। टेंशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वो सब तुम्हारा वहां पे पार्ट है, पर तुम देख सकते हो। हाँ वो तुम्हें पता है, देखो तुम फिजिक्स में मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, मैं मैथ्स का हूं, तो मैं मैथ्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ ना कुछ इसकी फाइनाइट डेप्थ होती है, इनफाइनाइट तक नहीं जा सकता। तो कभी भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज आर हो सकती है क्या? नहीं। तो क्या होगी, किसके दिमाग में ये आएगा? तो क्वाड्रेटिक का मैंने फॉर्मूला दिया है, बाय क्वाड्रेटिक का कोई डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला नहीं होता है। कैलकुलस या अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो बात अलग है, पर देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला। पर इतना जरूर तय है कि क्यूबिकल 5 डिग्री और डिग्री पॉलिनोमियल अगर डोमेन आर है तो ये याद रखना, डोमेन फिक्स कर दूंगा तो रेंज बदल जाती है, तो रेंज आ रही होगी। इतना समझ आ गया? लॉजिक मैंने तुम्हें दे दिया है, बहुत इजी लॉजिक, लॉजिकली, ठीक है। ये लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ ना, कभी कभार केवीपीवाई का मान लो तुमने इंटरव्यू दिया, केवीपीवाई एक स्कॉलरशिप टेस्ट होती है 11th में भी 12th में भी, जिससे तुम रिसर्च, इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईसर और भी बहुत सारे हैं, वहां तुम जा सकते हो, ठीक है। उसमें पता है सेकंड राउंड होता है इंटरव्यू का। किसी को आइडिया है केवीपीवाई के बारे में? किशोर विद्यापीठ, ठीक है। यस सर, आपने बताया था। हाँ, प्रौद्योगिक योजना, उसके अंदर ना सेकंड राउंड इस बार नहीं हुआ कोविड के कारण, जनरली इंटरव्यू राउंड भी होता है। और इंटरव्यू राउंड में पता है वो 11th वालों से ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा तो तुमने बोला कि इसकी रेंज आर होती है, भाई क्यों आर होती है जरा बताओ किसी भी और डिग्री पॉलिनोमियल की। तो ये छोटा सा क्वेश्चन अगर तुम दे दोगे ना, वो इंप्रेस हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें किताबों में नहीं दिखती लिखी हुई, ये बच्चे खुद सोचते हुए बोलते हैं, ऐसा उनको लगता है, तो वो इंप्रेस हो जाते हैं इन सब चीजों से। जैसा कि ये देखो, किस बच्चे ने बेटा पूछा था कि सर वो कॉनकेव अपवर्ड बताया हमारे टीचर ने, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आवाज नहीं आ रही है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जब जैसे तुमने बोल दिया कि ऐसा शेप होता है, या बच्चों ने, किसी टीचर ने पूछ लिया कि ये तो कॉनकेव अपवर्ड शेप होता है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, कैसा होता है, किस शेप को कॉनकेव अपवर्ड बोलते हैं? बस ये एक्सप्लेन करना है जो मैंने यहाँ लिखा है 11th के लेवल पे। अगर तुम इतना बता दोगे ना, वो इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं जो केवीपीवाई के इंटरव्यू में जाते हैं कि सर आपकी कही हुई कॉन्सेप्ट जो आप समझाते हो
और जब हम वहां टीचर के सामने समझाते हैं, जजेस के सामने जो भी बैठते हैं इंटरव्यू लेते हैं पैनल राउंड में, ठीक है, वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो एकदम समझ जाते हैं कि सर आप मतलब बच्चे एकदम बेसिक से समझा रहे हैं उनको, मतलब उस बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने रटा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि अपवर्ड पैराबोला क्यों लॉजिकली होता है। एक और मेथड है कैलकुलस के रिस्पेक्ट में, वो कॉनकेव अपवर्ड है, उसकी कंडीशन होती है, बट अभी एक 10वीं से निकले हुए बच्चे को क्या पता कॉनकेविटी डबल डेरिवेटिव, तो इस तरीके से भी समझा सकता है ना वो कि शेप ऐसे ही होना चाहिए अपवर्ड टाइप का। समझ आया थोड़ा सा लॉजिकली, ठीक है। ये चीजें भी याद रखो, ये थोड़ा सा तुम्हें अलग बनाएगी बाकी बच्चों से, और आईआईटी में इस टाइप की थिंकिंग भी काम आती है। हाँ बेटा बोलो। सर आपने बोला बाई क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकल सकती सर, लेकिन हमने कैलकुलस सीखा था तो उससे बेटा हमने मैंने एक चीज और बोली थी कि कैलकुलस से निकलती है, वरना तो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है उसकी, मैंने ये भी कहा था, तुमने सुना सर कैलकुलस डायरेक्ट मेथड नहीं है, वो मेथड तो हाँ अरे हे मतलब अभी एट प्रेजेंट कोई मेथड नहीं पता ना तुम बेटा, कैलकुलस तो मैंने 12th की अप्रोच बताई है तुम्हें, ओके। 11th पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी अभी, ओके, वो मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ा दिया, वो मेथड भी होती है, उसको अपन डिटेल में नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ओके। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। और अगर ये पढ़ा है तो ये कोई टाइप नहीं है पॉलिनोमियल में और उसमें आ जाता है, बट फिर भी तुमने मैं फिजिक्स में भी देख चुका है लीनियर फंक्शन, इसको भी एक बार मैं बता देता हूँ बेटा। लीनियर फंक्शन क्या होता है जरा बताओ। डिग्री 1 हो। क्या ऐसा भी तुमने पढ़ा होगा mx प्लस सी टाइप का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स पढ़ा। ठीक है। इसी को लाइन भी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, स्ट्रेट, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जिसका लीनियर मतलब डिग्री 1 है मैक्सिमम, उसका स्ट्रेट लाइन होता है, बाकी सबका कर्व होता है। बड़ी डिग्री का शेप जो भी बनता है वो कर्व में ही आता है, पाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, क्वाड्रेटिक, 5 डिग्री पॉलिनोमियल, एनीथिंग, बस स्ट्रेट लाइन हमें लीनियर फंक्शन में दिखता है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो आर होता है, रेंज की बात करूं तो वो भी आर होता है। अब क्या तुम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो? अगर मैं ग्राफ की बात करूं, मान लो मैंने ये लिखा 2x + 3, क्या तुम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो अगर ग्राफ? यस सर। यस सर। x को 0 रखो तो y 3 आ रहा है, और y को 0 रखो तो x आ रहा है -3/2, इधर आएगा -3/2, ये हो गया। क्या 2 पॉइंट काफी होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए? यस सर। यस सर। ये हो गई। तो तुम देख सकते हो डोमेन आर है, हर इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट है, और रेंज भी आर है। एनी डाउट एनीवन? यू कैन आस्क। सर वो तो फिर फर्दर दो पेयर की इक्वेशन होती है तो फिर वो लाइन पैरेलल और कोइंसिडेंट और वो। अच्छा ये भी पता है तो अच्छी बात है। अब मैं इन जनरल तुम्हें जैसे बताऊं, अगर ऐसा लिखता हूं मैं y = mx + c टाइप का, ये m और c क्या होता है? m होता है m स्लोप होता है और y कंपोनेंट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्या ये सबको पता है? यस सर। मतलब Yes, sir. अगर मैं ऐसी कभी लाइन खींचता हूं जिसका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस दिया है 3, पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। और ये एंगल दे देता हूं थीटा = 60 डिग्री मान लो, तो स्लोप कितना होता है पता है तुम्हें? m = tan थीटा होता है, tan थीटा। तो ये √3x tan 60 + जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और c कितना हो गया यहाँ पे? 3 हो गया। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको √3x + 3? ये पता है सबको? थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया मैंने। हाँ यस सर। स्लोप के बारे में तुमने एक चीज और पढ़ी है कि नहीं पता नहीं, अगर मान लो इस पे 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं x1 y1 x2 y2, y2 minus 7 by x2 तो ये minus 1. y2 - y1 / x2 - x2 - x। वो स्लोप होता है। यस सर। ये बताया था कि नहीं सर ने तुम्हें? हाँ बताया। हाँ सर बताया था। ठीक है? इसका प्रूफ बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। देखो Yes, अगर मैं इसको थीटा लेके जाऊं, पैरेलल लाइन खींचूं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल बना सकता हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो tan 60 तुम्हें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? टोटल मेरा y2 है, ये मेरा y1 है, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा परपेंडिकुलर y2 - y1। y2 और minus बेस आ जाएगा उसी तरीके से x2 - x। देख सकते हो इसी तरीके से। तो पता है 10 में तुमने डिस्टेंस फार्मूला बनाया था पाइथागोरस लगा के, फिर यस सर। याद है ना? यस सर। उससे डिस्टेंस फार्मूला निकल गया था। अगर तुमने 10th पढ़ी है तो
तुम्हें पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनता बढ़िया है, है। उसी तरीके से स्लोप भी बन गया। तो स्लोप का ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है। थीटा क्या होता है? एंगल between positive x-axis बाय लाइन विथ Positive x-axis. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस तरफ से, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा बोलते हैं तो ये वाला नेगेटिव का हिस्सा हो जाएगा। डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है अपनी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटी क्लॉकवाइज पता है क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम होता है काउंटर क्लॉकवाइज। क्या तुमने ये वर्ड पढ़ा है एंटी क्लॉकवाइज कभी? घड़ी की उल्टी दिशा। काउंटर क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पे तुम्हें एक डायरेक्शन बताई है, ये डायरेक्शन देख रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? ये डायरेक्शन घड़ी की तरफ सोचो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा जो रहता है एंटी वो क्लॉकवाइज। पॉजिटिव कब ट्रीट होता है? व्हेन थीटा इज पॉजिटिव, जब अपन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। थीटा को कब नेगेटिव बोला जाता है, कब नेगेटिव कंसीडर किया जाता है? जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे कि तुम बोलोगे सर कैसे थीटा नेगेटिव, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। मान लो मैंने ऐसी कोई लाइन बनाई, देखो ये बनाई। अब अगर तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में लोगे तो ये एंगल भी ले सकते हो बेटा और ये भी ले सकते हो, तो स्लोप कौन सा होगा? देखो दिमाग में आता है ना एक पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन से ही ले रहा हूं, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, पर हम ऊपर वाला लेंगे। दिस विल बी द थीटा, और tan थीटा मेरा बनेगा स्लोप। ये समझ में आता है कि नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला ही हम लेंगे, नीचे वाला नहीं ले सकते। नीचे मान लो ये एंगल तुम्हारा मेजर करके आए 30 डिग्री, पर हम इसको 30 नहीं बोलते मैथ्स में, कितना बोलेंगे बताओ? -30 बोलेंगे। मतलब अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ वैसे भी तुम समझ लो, जैसे भी तुम्हें क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है, जो भी हो, तुम्हें इतना समझ में आ गया बेटा सबको कि जब भी क्लॉकवाइज में मूव करूंगा तो एंगल नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज लूंगा मैथ्स में तो पॉजिटिव होगा। मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या ट्रीट किया जाता है? एंगल पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या ट्रीट किया जाता है? नेगेटिव। क्या ये बेसिक रूल याद रख लोगे? बाकी तो ट्रिगो में देखेंगे अपन ये रूल, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ट्रिगो, ये सब याद रख लोगे। एक छोटा सा लॉजिक है, जब कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा नेगेटिव, मैथ्स का ये रूल है अपना, और अब कभी मत भूलना, ठीक है? बाकी तो ये मैंने थोड़ा बहुत स्लोप और थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, डोमेन और आर, बाकी तो तुमने सब कुछ पढ़ा ही है फिजिक्स में, फिजिक्स में बहुत यूज होता है। तुम पढ़ोगे ना अभी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल। हाँ सर, आज से शुरू होगा। अब अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्ट्रेट लाइन का तो मीनिंग तुम्हें पता ही है। यस सर ने वैसे भी स्टार्टिंग में समझाया था ये सब। हाँ, मैंने एक बार और थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बाकी ये पूरा डिटेल में तुम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ोगे, आगे एक चैप्टर आएगा, मैं अभी इसको यहीं छोड़ देता हूँ। थोड़ा बहुत ग्राफ, डोमेन रेंज मैंने फिर से अलग से बता दिया। तो अभी तक अपन ने जितने भी, ये अलग अलग टाइप्स नहीं होते, पॉलिनोमियल में ही आ जाते हैं, बट मैंने अलग अलग तुम्हें 5 बता दिए। क्या ये 5 सभी को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन 5 में? नो सर, नो सर, नो सर। अब अपन आते हैं छठे पे, जो कि नेक्स्ट ईयर तुम पढ़ोगे बहुत डिटेल में। इस ईयर में तुमने सिर्फ डोमेन रेंज पढ़ी है, हालांकि ग्राफ नेक्स्ट ईयर आता है, और वो पार्ट है रैशनल फंक्शन। क्या तुमने रैशनल नंबर पढ़ा है बचपन में? रैशनल नंबर अगर ठीक है, रैशनल नंबर होता है कोई भी p बाय q का नंबर। p और q मेरे दोनों इंटीजर होते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड q नॉट इक्वल टू 0। यही होता है ना बेटा? यस सर। हाँ, सर ये पहले से डाउट था, तो ये हम बोलते कि पाई इररेशनल है, राइट? हाँ सर, तो पाई 22/7 लिखते हैं, तो बेटा वो वो तो अप्रोक्सीमेट होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली जाती है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। पाई तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल ई होता है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है, पर अप्रोक्सीमेटली किसके करीब है, किसके करीब है, वो अपन क्या बोलते हैं बेटा? 22/7 के करीब है, बस। ओके, याद रखोगे?
हाँ सर। फंडामेंटल हमेशा क्लियर रखना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे यस बढ़े। सर। हाँ अच्छा, अब जैसे तुमने एक चीज पूछी, मैं तुम्हें से एक चीज पूछता हूँ। एक आईआईटी जेईई में एक बहुत पुराना इंटीग्रेशन चैप्टर आता है नेक्स्ट ईयर मैथ्स में, उसमें एक क्वेश्चन आया आईआईटी जेईई में, उसमें 4 ऑप्शंस थे। मैं तुम्हें बताता हूँ किस टाइप के 4 ऑप्शंस थे। तुमने बोला तो मुझे वो आईआईटी का पुराना क्वेश्चन याद आ गया। एक ऑप्शन था 0, 2 और ऐसे दूसरे ऑप्शन थे, और एक ऑप्शन ये था 22/7 माइनस पाई, और सिंगल करेक्ट था। तो मुझे बताओ, तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा ना कि 0 22/7 माइनस पाई तो सेम ही होता है, नहीं सर, आपने बोला बट तो कि अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेट सेम होता है, पर ये दोनों अलग है। दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं? नो सर। सर No, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव में। अरे वो जो भी हो वो तुम देख लेना नेट पे डाल के, नॉट इक्वल टू 0, बस इतना याद रखो। पाई की वैल्यू 3.14 डॉट 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 होगी ना। हाँ, बस तुम उतना ही रख लो, बाकी तुम्हें नहीं। और वो अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन सॉल्विंग में 22/7 भी मान लेते हैं। इसीलिए तुम देखना फिजिक्स में कई जगह जब यूज होता है या मैथ्स में, तो वो लिख देते हैं कि पाई को इस बार 3.14 अज्यूम करो, पाई को 22/7 अज्यूम करो, तो कैलकुलेशन ऐसा आता है लिखा हुआ। 10 तक तुमने शायद देखा सर हो। पर 22/7 और 3.14 सेम ही हो जाएगा। बेटा वो सेम होता है, बट नहीं के डिजिट अंतर होता है ना बेटा। कैलकुलेशन और 22/7 और 3.14 भी अलग होता है बेटा। 3.14 इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको तो मैंने टर्मिनेट कर दिया 4 पे। कैसे सेम है ये दोनों? सर। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? थोड़ा तो सोचो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े अब। यस यस सर। चलो, तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? कोई भी इस टाइप का जिसकी डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये याद रखना है, ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए डोमेन के कारण, वो तो तुम्हें पता ही है, नॉट इक्वल टू 0। 0। एनी डाउट? नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्या होता है रैशनल फंक्शन? बोलोगे तो नहीं आगे जाके। क्या हमने कोई ऐसे फंक्शन देखे? हाँ बेटा देखो, ये वाले की रेंज निकाली थी अपन ने, बहुत सारे देखे थे रेंज के लिए। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और भी बहुत सारे हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स भी वही है बेटा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स ही बनता है। समझ में आया बेटा? ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इनकी डोमेन रेंज? यस सर। हमने इनका डोमेन और रेंज देखा है। मतलब इसका अपन डायरेक्ट डोमेन रेंज नहीं बोल सकते किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का। वी नो हाउ टू क्रैक डोमेन एंड रेंज, ये हमें पता है। अब तुम बोलोगे सर अगर ऐसा कोई फंक्शन आ गया तो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 ऐसा कुछ दे दे, क्यूब आ जाए, तो इसका भी मैंने तुम्हें रेंज नहीं बताया। ये बेसिकली फिर कैलकुलस के थ्रू क्रैक होगा, ठीक है? वो अपन बाद में देखने वाले नेक्स्ट ईयर कैसे रेंज निकालते। पर ये भी है कि नहीं रैशनल फंक्शन? है सर। ठीक है। और ग्राफ इसके हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। इन सबके ग्राफ्स भी तुम बना सकते हो, पर अपन कब पढ़ेंगे बताओ? नेक्स्ट ईयर। अगले नेक्स्ट ईयर। फंडामेंटल्स ऑफ क्लास 12th, मेंटल्स ऑफ क्लास 12th। अभी बताने का ये रीजन नहीं, मतलब है कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें भर परले कैलकुलस लगता है, मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, थोड़ा आइडिया मैंने तुम्हें दिया है। बट ये 12th का पार्ट है तो इसको 12th में रहने देते हैं, ओके? अगर कभी एक्स्ट्रा कभी हमें टाइम मिलता है तो मैं एक आध ग्राफ तुम्हें इसी साल बता दूंगा फॉर द नॉलेज पर्पस, ओके? चलो, तो ये अपना रैशनल फंक्शन हो गया। डेफिनेशन याद रखना, भूलना मत। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब? बोलो। यस सर। 6 हो गए अपने। अब आते हैं अपन 7वां। अब क्वेश्चन बनना शुरू होंगे, मतलब अब से जो फंक्शंस हम पढ़ेंगे उस पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अभी तक में इतने क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, और जो पूछते हैं वो डोमेन रेंज रिलेटेड होते हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है रेंज चैप्टर में। अब जो पढ़ रहे हैं वो थोड़े अलग टाइप के पर बहुत बेहतरीन फंक्शंस आने वाले हैं। सिग्नम फंक्शन,
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नम फंक्शन? इसका एक सिंबल भी होता है, ध्यान से सब समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, भूलना मत। आई होप जो भी क्लास अटेंड कर रहा है वो उनके कान भी खुले हैं और आंखें भी खुली है और हाथ भी चल रहा होगा, तीनों कंडीशन अप्लाइड होगी। आई एम होपिंग इट। ओके, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का सिंबल ये होता है सिग्नम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सिंबल याद हो जाएगा SGN। यस सर। यस सर। अब ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। सिग्नम फंक्शन हमारा मतलब इसकी वैल्यू 1 आती है, सिग्नम फंक्शन 1 के ही बराबर होता है, बट कब? जब इनपुट क्या हो? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। दूसरा, ये वैल्यू -1 होती है सिग्नम की वैल्यू कब? जब इनपुट लेस देन 0 होता है। लेस देन 0। अब तुम बोलोगे सर 0 पे क्या होता है? तो जब 0 होता है तो वैल्यू भी 0 होती है। क्या ये याद रख सकते हो? ये होता है। इसको मैं डिटेल में थोड़ा फील करना है, फील तो देखो, फील करके बताता हूँ। ये एक मेरी मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है बोलो? हाँ बस वैसे वैसे एक मॉड्यूलस अलग होता है, सिग्नम अलग होता है, ठीक है, बट उसी के तरीके से मैं समझा रहा हूँ जैसा मैंने मॉड्यूलस समझाया था फंडामेंटल क्लास में। ये मेरा सिग्नम फंक्शन है। ऑलराइट, सिग्नम एक मशीन ही है, एक फंक्शन है, एक मशीन है, ऐसा समझ लो। उसके अंदर बहुत सारे क्या जा रहे हैं बोलो? इनपुट जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्कैनर लगा है, एक मशीन लगी है, वो डिकोड करता है। वो कैसे डिकोड करता है? अगर इनपुट आने वाला बस उसकी साइन देखता है, साइन मतलब SIGN। अगर वो पॉजिटिव निकलती है तो वैल्यू क्या आती है? 1। अगर 0 ही है इनपुट तो 0, और अगर नेगेटिव इनपुट है तो -1, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा फील हुआ? यस सर। ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ये तो हमारे NCERT में भी दिया है शायद ये ग्राफ, ठीक है। देखो उन्होंने थोड़ा इसको अलग वे में लिखा है, वो भी मैं लिख के बता दूंगा, अभी रुकना, हाँ धीरे धीरे करके समझेंगे। अब इसका ग्राफ बनाना है, थोड़ा लग रहा होगा कि सर कैसे बनेगा ग्राफ, तो देखो मैं बताता हूँ। सिग्नम x और ये मेरा y, x इक्वल टू 0, जब 0 इनपुट रखता हूं तो आउटपुट भी कितना आ रहा है बोलो? ये y तो है मेरा 0। अगर मैंने इनपुट्स को आगे, मैंने ये गलत लिखा, यहाँ पे x लिखना है और ये मेरा सिग्नम x है, आउटपुट मेरा सिग्नम x है। बताओ, ये वैन और ये आउटपुट, हाँ बोलो। अगर मैंने इनपुट को पॉजिटिव रखा तो सिग्नम की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा? 2x। ऐसे ही होगा ग्राफ। यस सर। 0 पे 0 है तो यहाँ पे तो ओपन आएगा ना बेटा, यहाँ ओपन आएगा। 0 के जस्ट आगे से वैल्यू कौन सी शुरू हो जाएगी बोलो? 0 से जस्ट आगे से वैल्यू कौन सी शुरू हो जाएगी? मतलब 0 प्लस पे वैल्यू 1 होती है, 0 पे तो वैल्यू कितनी होती है? 0। क्या मैं 0 पे ऊपर क्लोज कर सकता हूँ क्या 1 पे? नहीं कर सकता। अगर सर हमने दोनों पे क्लोज कर दिया तो बेटा वो फंक्शन ही नहीं है। मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी फंक्शन की, एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं हो सकते, या 2 से एक से ज्यादा नहीं हो सकता। कभी भी कपड़ा अगर एक वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो उसके 2 छितड़े नहीं निकलने चाहिए, 2-3 कपड़े एक बन सकते हैं। हमने ये एक एग्जांपल समझा था, उससे तुम कभी मत ठीक है। तो एक इनपुट जब मैंने 0 रखा तो वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी अगर फंक्शन है। और सिग्नम फंक्शन में क्या होता है? जब 0 रखते हैं तो 0 आता है, 1 नहीं होता है। पर 0 से आगे कुछ भी रखो, मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.001? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखते हैं कौन बताता है सही, 2.98? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नम? -0.3? -1। नीचे भी बना देते हैं, ये हो गया। ऐसा जाता जाएगा, नेवर एंडिंग। रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ, अभी मैंने थोड़ा पढ़ाया नहीं है। यहाँ पे ओपन कर दिया, यहाँ पे क्लोज रहेगा, उस पे भी ओपन, इस पे भी ओपन। 0 से थोड़ा सा भी पीछे गया तो आउटपुट निकल के आता है -1। क्या ये पहले ग्राफ समझ में आया सभी को? यस। ठीक है, ये मेरा सिग्नम x का ग्राफ होता है। ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, ड्रॉ करो तो कर सकते हो ना बेटा सब ड्रॉ?
हाँ बेटा, ग्राफ में क्या दिक्कत है बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? सर वो -1 आपने नेगेटिव एक्स क्यों बनाया है? क्योंकि बेटा नेगेटिव इनपुट पे नेगेटिव होता है -1। जब नेगेटिव इनपुट, इसको पता बोलते हैं एक्स नेगेटिव बोलते हैं। अगर तुमने शायद 10th में डायरेक्शन पढ़ी हो, ये पॉजिटिव होता है। नंबर लाइन पढ़ी हो शायद 5th 6th क्लास में, इसको नेगेटिव बोलते हैं डायरेक्शन। तो जब नेगेटिव इनपुट रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? -1। तो बेटा -1 तो बिलो एक्स एक्सिस जाते हैं ना, y पॉजिटिव y नेगेटिव, थोड़ा बहुत पता है ये? चलो ओके ओके। ये 2-3 जैसे मैंने एग्जांपल दिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर मैंने तुमसे पूछा सिग्नम 0 क्या होता है, तो वैल्यू कितनी बोलोगे? 0 बोलोगे। तो ऐसे अपन अलग अलग समझ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक जितना पढ़ाया? तो मेरे को अभी इसमें मीनिंग क्या होता है? बेटा एक फंक्शन है, जैसे अपन ने मॉड्यूलस फंक्शन देखा, कांस्टेंट फंक्शन देखा, तो सिग्नम भी एक फंक्शन होता है। इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसका भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम ऐसा समझ लो। मान लो जब हाई वोल्टेज होता है, कोई भी हाई पावर जा रही है, तो +1 इंडिकेट करता है आउटपुट में कि हाई वोल्टेज है। जब न्यूट्रल चल रहा है, 0 आता है, मुझे आउटपुट में 0 इंडिकेट कर रही है एक मशीन, मतलब न्यूट्रल है, देयर इज नो पावर। और जब नेगेटिव में जा रहा है तो उसको बोल देते लो वोल्टेज है। अभी मतलब थोड़ा फील हो गया वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू? बस इसका देखो पूरे साइंस में बहुत यूज होता है सभी फंक्शंस का, तो इसलिए मैथ्स में ये छोटा छोटा पार्ट पढ़ते हैं। बस इतना समझ लो, एप्लीकेशन इज नॉट नीडेड इन मैथ्स इन 12th क्लास अप टू IIT। फिर भी मैंने थोड़ा सा फील करवाने के लिए तुम्हें बता दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो पहले। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी ना? हाँ बेटा वो डॉट डॉट है, अब मैं इन्फिनिटी तक नहीं बना सकता ना, इससे मैंने डॉट डॉट छोड़ दिया। ओके चलो, अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ अब, तो डोमेन तो बेटा आर है ना? आर है। हर पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड है। देखो कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट निकल के आएगा, देख लो सामने तुम्हारे। अच्छा ये पूछू कभी तो, सिग्नम ऑफ √3 1 ग्रेटर देन 0 है, बस इतना हमें पता होना चाहिए। चलो तो रेंज के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कर्ली ब्रैकेट -1 0 1 1 0 -1 कर्ली ब्रैकेट, बोलो यही होगा? जवाब दो। यस। ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। किसका डोमेन रेंज है ये? सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स का। ठीक है, अब इसके बाद ना तुम्हारे एनसीईआरटी में या कोई ना कोई बुक में आरडी में सिग्नम एक्स को ऐसे डिफाइन करा हुआ है। मैं ये भी बता देता हूं, इसके लिए तुम्हें फंडामेंटल मॉड्यूलस पार्ट आना चाहिए जो मैंने बताया था। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, किताब वाले इसको ऐसे लिखते mod x upon x, जब मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है मैं पूरा समझाऊंगा। जब x 0 के बराबर नहीं है तब 0 रख सकता हूं क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं रख सकता। नहीं, डिनोमिनेटर। और जब 0 रखते हैं हम इनपुट में सिग्नम x में, तो वैल्यू 0 होगी। दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइन करा हुआ है। जब x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो mod x upon x वैल्यू निकलेगी, और जब 0 है तो 0 होगी। क्यों सर ऐसा क्यों? आपने तो ये बताया था 0 तो मैच कर गया, ये ग्रेटर लेस 1 -1 कैसे बनेगा? तो मैं समझाता हूं, देखो इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। क्यों किताब वाले ये लिखते हैं और ये भी करेक्ट है, सेम ही है। देखो कैसे, मैंने लिखा mod x upon x। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं if x greater than 0, तो तुम्हें पता है अगर इन x पॉजिटिव होता है तो mod x को x भी लिख सकते, देयर इज नो नीड। अरे पॉजिटिव के आगे mod लगाने से क्या फायदा? तो उसको अपन x upon x लिख देते हैं, और तुम्हें पहले ही बोल दिया है x is not equal to 0, तो हम इसको क्या लिख देंगे कैंसिल करके? अब मान लो x लेस देन 0 है, तो ये भी हमने फंडामेंटल में पढ़ा था, हम mod x को -x लिख देते जब इनपुट नेगेटिव होता है। तो याद आ रहा है किसी को? जैसे -3 का mod अपन 3 बोलते हैं, तो ये 3 कैसे बना? इस -3 वाले इनपुट के आगे एक और माइनस लग जाता है, जिससे वो प्लस हो जाता है। तो mod x को अपन -x लिखते जब x लेस देन 0 होता है, तो -x upon x कितना हो जाएगा? x is not equal to 0 -1। ये हो गया। तो ये दोनों चीज को कंप्राइज कर लेता है जो ऊपर हमने पढ़ा। समझ आया?
और अलग से 0 पे डिफाइन कर देते हैं। पर बहुत सारे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता है जब कोई कहीं से वो पढ़ लेते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें कहीं पे भी लिखा हुआ ऐसा दिख जाए सिग्नम एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो इस पे मैं टिक करूंगा कि क्रॉस करूंगा? क्रॉस करेंगे। क्रॉस। और जब मैं ऐसा पूरा कंप्लीट लिखता हूं नॉट इक्वल टू 0 में ये और इक्वल टू 0 में ये, तब टिक करेंगे। ठीक है, मॉड एक्स अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल टू सिग्नम एक्स। क्यों? देखो ऐसे ही बता देता हूं मैं। सिग्नम एक्स का डोमेन तो क्या होता है बेटा? आर होता है। आर। और मॉड एक्स अपॉन एक्स में डोमेन होता है आर माइनस 0। तो ये अगर इक्वल होते तो बेटा डोमेन तो सेम होता ना, अगर इक्वल फंक्शन है तो। दोनों के डोमेन ही अलग अलग हैं, तो अगर दोनों के डोमेन अलग अलग है तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। नहीं। अगर ऐसा लिख दे, अब डोमेन भी आ रहा है क्योंकि अलग से 0 पे 0 बोला हुआ है और नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, तब ये मेरा सिग्नम एक्स बन जाएगा। ठीक है, इक्वल। तो ये समझ आ गया ना? अगर तुमसे कोई बोलता है सिग्नम एक्स होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो क्या तुम बोलोगे करेक्ट है? नहीं, तुम बोलोगे ये बोलो और उसके साथ ये भी बोलो। हाँ, अगर ऐसा बोलते हैं कि एक्स 0 रखना ही नहीं है मुझे, ना सिग्नम में रखना है ना मॉड वाले में रखना है, तो फिर बराबर ही है। 0 हटा ही दिया, पूरे से ही हटा दिया, बोल ही दिया क्वेश्चन में कि इनपुट में 0 नहीं रखा जाएगा कहीं पे भी, तो फिर बराबर ही है वो। अब तुम लैंग्वेज पढ़ लेना। ठीक है, तो ऐसा भी लिखते किताब वाले, तो डरोगे तो नहीं ना? ये ऊपर जो बताया वही है, डरना। ठीक है, अब एक अपन ने बहुत समय पहले फंडामेंटल में एक पॉइंट डिस्कस करा था, कुछ एक पॉइंट अराइज हुआ था, फिर मैंने पूछा था तुमसे। चलो उसको बाद में देखेंगे, बाद में अभी नहीं बताऊंगा। इतना क्लियर है अभी? तो पहले ये बताओ, इतना क्लियर है? चलो, तो सिग्नम इतना हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, आरडी शर्मा में गिवन है, पर तुम्हें पता है अपन इतने पे तो चुप होते नहीं है। ये पार्ट था एनसीईआरटी का जो अभी तक मैंने बताया तुम्हें। दिस वाज द एनसीईआरटी पार्ट। अब आईआईटी में मेंस में गुड सीईटी में कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं सिग्नम पे, अब वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो अब मजा आएगा, अब तुम सिग्नम को फिर हल्के में नहीं लोगे। मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1, हम किसका सिग्नम लेंगे? x का लेंगे कि x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का? सिग्नम हम x का नहीं ले रहे, अब हम फंक्शन का ले रहे हैं, और फंक्शन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है। कुछ चेंज होगा अब अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो? बताओ क्या सर अभी हमेशा ही 1 होगा, अभी हमेशा ही 1 या 0 हो जाएगा, क्योंकि सर 1 ही हो जाएगा ना ऑलवेज। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ चीज। सिग्नम fx को हम 1 बोलेंगे, सिग्नम ऑफ फंक्शन, पहले x था, कोई भी फंक्शन लगा दूंगा मैं अंदर। मतलब सिग्नम x का लेना है कि फंक्शन का लेना है? फंक्शन का सिग्नम लेना है, और फिर आउटपुट निकलेगा, ये मेरा फाइनल आउटपुट होगा। हम 1 बोलेंगे जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, तो सिग्नम एक पॉजिटिव वैल्यू का निकाला जाएगा। एग्री करते हो सब? आराम से। -1 कब होगा? जब फंक्शन नेगेटिव होगा। और अगर फंक्शन की वैल्यू ही 0 हो गई तो सिग्नम 0 ये थोड़ा सा पार्ट अब आया हमारा, उसी का एक्सटेंशन है एनसीईआरटी का, और ये मेंस में काम आता है, मेंस एंड एडवांस। ये डेफिनेशन जहां x का नहीं सिग्नम पूछा जाता है, वहां पे फंक्शन का सिग्नम पूछा जाएगा। अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे भी हम 3 केस बना देंगे ना। हियर fx क्या है फंक्शन बोलो जिसका सिग्नम लिया जा रहा है? x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन। ये वैल्यू 1 लिखूंगा मैं जब x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। जब ये वैल्यू लेस देन 0 होगी तो -1 लिखूंगा। ये लिखना आया कि नहीं पहले तो ये बताओ? ये लिखना आया इसको टैली करके? अब इसमें 2 केस गायब हो जाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे, ऐसा हमने मॉड्यूलस में भी करा था, तुम्हें किसी को याद हो तो, इसी टाइप का कुछ। ये केस अपना एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा x स्क्वायर कभी भी -1 से छोटा नहीं होता है, और x स्क्वायर कभी भी -1 नहीं होता है रियल वैल्यूज पे। इसलिए तो अगर तुम्हारे सामने ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो क्या हम उसको 1 बोल सकते हैं? यस सर। और whatever be the value of x, for all x belonging to R, ये उल्टा ये होता है for all बोलो, ऐसा बोल सकता हूं, such that for all x belonging to R।
कुछ भी x रखूं इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, ऐसा बोल सकता हूं? यस ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल दूं। अच्छा, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ तो बहुत इजी होगा, कांस्टेंट फंक्शन की तरह दिखाई देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे ही होगा ना ग्राफ, y इक्वल्स टू यस सर सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये होगा ग्राफ, क्योंकि वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, कुछ भी इनपुट रखो 1 ही आएगी। ये ग्राफ हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, देखते कौन करता है करेक्ट। जल्दबाजी मत करना, और वेवी कर्व यूज होने वाला है, फंडामेंटल एंड वेवी कर्व। मैं फिर बोल रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना, और मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, तुम नोटबुक में बना लिखना। ठीक है, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, इसको तुम्हें समझाना है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर इसका ग्राफ बनाएंगे अपन। क्या तुम 3 मिनट मतलब 1-2 मिनट दूं? 1 मिनट टाइम भी फिर होने वाला है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। फिर तुम बोलोगे तो 2-4 क्वेश्चन सिग्नम पे मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर हो गया आंसर आ गया। बस जिसका आ गया चुप रहो, जिसका आ गया चुप रहो। मैं 1 मिनट और दूंगा, अभी सबको ट्राई करने दो, सबको ट्राई करने दो। x स्क्वायर माइनस 9 है और ग्राफ भी बनाना है फिर हमको। ठीक है सर, एक डाउट। हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है? सर, सिग्नम का ग्राफ और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ अगर सेम होगा तो उससे कुछ डिफरेंस पड़ता है? नहीं, वो इक्वल फंक्शन बोल देंगे फिर, ये इक्वल फंक्शन है। y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1 आर इक्वल फंक्शन, क्योंकि ग्राफ एग्जैक्ट सेम बन रहा है। ओके। पर y इक्वल टू 2 से नहीं है इक्वल, वो अलग लाइन होगी। ये y इक्वल टू 1 से इक्वल बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर समझ। यहाँ कांस्टेंट से वो मैच खा गया। कभी कभी हो जाता है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के बराबर हो जाता है, और वो सर, कब होता ऐसा है वो मैं आगे तुम्हें एक आइडेंटिकल फंक्शंस बताऊंगा, तुम बेफिक्र रहो, एक अलग से वो चैप्टर है, पार्ट है। मतलब पहले सब टाइप्स पढ़ ले ग्राफ के, फिर अपन एक आइडेंटिकल फंक्शंस करके पढ़ेंगे, मुझे याद दिला देना बस। ओके, तब तुम्हारे बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। सर हो गया। सर ऐसा भी सर, हो पॉसिबल गया। है क्या, मींस क्या 4 या 5 फंक्शंस इक्वल हो जाए? अरे बेटा, इनफाइनाइट फंक्शन बराबर हो सकते हैं, जैसे कि ये क्या 1 2 - 1 के बराबर होता है, 3 - 2 के बराबर होता है, 4 - 3 के बराबर होता है, तो बेटा फंक्शन के बराबर हो सकता है। कुछ कंडीशन लगा देंगे, मैं डोमेन फिक्स कर दूंगा, अलग अलग कंडीशन लगा के भी अपन बोल सकते हैं। ओके, चलो अब इधर आते हैं अपन, y इक्वल टू सिग्नम सर x। हो गया। ठीक है, चलो अब मैं लिख रहा हूँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब चेक करेंगे, बोलेगा कोई नहीं, ताकि जिसको नहीं समझ में आए वो ध्यान से सुने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भले ही आखिरी क्वेश्चन है तो भी। इसको मैं 1 लिखूंगा, जब ऐसा लिखूंगा, ध्यान से समझना सब, और ये रिवाइज करना, ये आखिरी का पार्ट स्पेशली। ऐसे लिखा मैंने, कैसे लिखा? ऐसे लिखा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसको अपन लिखेंगे x स्क्वायर ग्रेटर देन 9। अब या तो फैक्टर बना के करो वेवी कर्व से, या डायरेक्ट करो। तुम्हें पता है क्या बोलते हैं अपन, x माइनस -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। वरना तो वेवी कर्व से भी कर सकते हो ना, -3 3 दो फैक्टर आएंगे और ऐसे घुमा दो। इसमें आएंगे तो अपन x स्क्वायर लेस देन 9 -3 to 3 -3 to 3 both are open। या वेवी कर्व से भी कर सकते हो, और यहाँ आएगा x इक्वल प्लस कर्ली ब्रैकेट में -3 याद आ रहा है क्यों फंडामेंटल क्लास में हमने फटाफट पढ़ा था ये चीजें, देखो काम आ रही है ना सब। ये हो गया, तो वैल्यू 1 कब होगी, अब अपन को ये देखना है, वैल्यू 1 कब होगी, जब x ये होगा। वैल्यू -1 कब होगी, जब x ये होगा। और वैल्यू 0 कब होगी, जब x ये होगा। क्योंकि फाइनल जब ग्राफ बनाता हूं तो उसमें x दिखता है और y दिखता है। चलो सर, तो लीस्ट और मोस्ट लेंगे ना? बेटा देखो मैं बता रहा हूँ सब अभी। ग्राफ -3 से 3, ये मेरे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, ऐसे ही मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, ऐसी डॉटेड लाइन है। दिस इज नॉट द ग्राफ, दिस इज जस्ट द डॉटेड लाइन, आसान कर देगा हमारा ग्राफ। फिर जब वैल्यू -∞ से -3, मतलब ये रीजन, इधर वाला रीजन, तब वैल्यू 1 आएगी। तो तब वैल्यू अगर 1 आएगी तो ये मेरी 1 हो गई। बोलो क्या ये सही है? ऐसे ही बोला जा रहा है, देख लो एक बार, पढ़ लो। y मेरा 1 होगा, पर यही नहीं, इधर भी आएगा ना ग्राफ। किधर किधर? इधर इधर, 3 से बड़े में, 3 से इंफिनिटी। बोलो क्या ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। और एंड e, का भी आएगा। -3 से 3 के बीच में कितनी वैल्यू है? -1 है।
तो -1 है। एक लाइन और बना देते हैं हम, ये हो गई, और इसको मैंने बोला -1। -3 और 3 के बीच में -1 है, और जब -3 और 3 होगा तब वैल्यू कितनी है? 0। तो इधर क्या आएगा बेटा? 0 बोलो। है। ओपन। ओपन, नीचे भी ओपन। ओपन, क्योंकि अगर उसको क्लोज कर दे तो तुम एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी एक इनपुट पे। दिस इज द ग्राफ। क्या किसी ने ऐसा ही बनाया था ग्राफ? सर हम दोनों लाइन यस को सर, सर इसको ऊपर लेगा। सर नीचे वाली लाइन नहीं की थी। चलो अब समझ आया ग्राफ? सर ज्वाइन कर सकते ना ऊपर वाली लाइन और नीचे सर वाली? -1 बेटा वाली ज्वाइन यहाँ नहीं पर करेंगे, ये बस डॉटेड था बेटा, इसको ज्वाइन बिल्कुल मत करना वरना फंक्शन ही नहीं रहेगा। यस सर, एक से एक ज्यादा इनपुट वैल्यू पे आ जाएगी। इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएगी, वो तो बस समझाने के लिए था। अब ग्राफ मेरा ऐसा है, बस ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। समझ आ गया? ओपन बाकी सब कर दिया। हाँ, चलो अब समझ आया बेटा ये ग्राफ? ठीक है, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, अब क्या मैं सिग्नम पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस दूं? करोगे तुम आफ्टर द क्लास? मैं हाँ दे दो सर। मतलब 8 o'clock तक अराउंड फ्री होऊंगा, तो 8 o'clock के बाद ही मैं दे पाऊंगा। मेरी अभी बैक टू बैक Yes, क्लास है 8 o'clock तक, ठीक है। फिर उसके बाद कल तुम्हारे पास टाइम है, कल क्या है? कल तो वेंसडे ना, कल टाइम है ना? हाँ कल कल। और एक और चीज, जिस किसी ने भी अभी पेपर का एनालिसिस नहीं करा लिख के, या डोमेन रेंज की शीट अभी तक सॉल्व नहीं करी है, कृपया करके वो करो, क्योंकि नेक्स्ट यूटी में मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो क्या हम यही वाइंड अप करें? सर यस हाँ बोलो। सर मैंने आपसे एक शीट मांगी थी, मीन्स ज्योमेट्री रिलेटेड, तो आपने अभी तक मैसेज देखा नहीं था, बस हाँ याद बेटा नहीं दिलाया। देखा, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था बेटा। मैं बड़ौदा से इंदौर आ चुका हूँ, अभी आया 1 घंटे पहले। तो शाम तक बस भेज दो क्या, ताकि कल 8 बजे बाद देख प्रैक्टिस लूंगा करना स्टार्ट करो। 8 बजे बाद में देख लूंगा जैसे ही फ्री होता है। अभी मैंने किसी के भी व्हाट्सएप ओपन नहीं करा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर। बाय Bye, सर। sir. Thank you, sir. थैंक यू। मम्मी पहुंचे